Hello people, welcome to session. I'm Rashida Sachdeva. You're without the chemistry master teacher and I hope you guys are swasth and mast. So आज हम लोग बात करने वाले हैं माइंड मैप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो क्या लगता है माइंड मैप का मतलब क्या है? What does माइंड मैप मीन्स? दिमाग का मैप, हाँ, या फिर ऐसा मैप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो कि दिमाग में छप जाए और हम लोग एक बार में पूरा चैप्टर कर ले. Isn't that interesting? कि मतलब एक पिक्चर हो और उसमें पूरा का पूरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट, एक ऐसा मैप वेयर कंप्लीट चैप्टर इज ओवर. तो भाई कितना अच्छा लगेगा एग्जाम से पहले जब पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे पूरे बुक्स के. तो ऑब्वियसली दैट वुड सेव अ लॉट ऑफ टाइम. सो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट हैंड नोट्स हैं ये आप लोगों के लिए ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. बट द बेस्ट पार्ट योर इज कि आप ऐसे अपने लिए नोट्स बना सकते हो ऑफ एनी चैप्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट, चाहे वो आपका बायो हो, चाहे इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो. मैथ्स के अंदर यू कैन मेक अ माइंड मैप और अ चीट शीट ऑफ फॉर्मूलाज एंड ऑल. लेकिन अगर हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करते हैं तो आई विल गिव यू अ माइंड मैप एंड उसको देखकर यू कैन मेक योर ओन माइंड मैप्स ऑफ अदर चैप्टर्स. तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिलता है. एग्जाम में जाने से पहले वो 3 पन्ने पलटोगे ना एंड योर सिलेबस विल बी कंप्लीट. So that's something which is very interesting and saves a lot of time. बस टाइम की तो कमी है भाई, और क्या है, हम तो मेहनत कर लेंगे, टाइम की ही तो कमी हो रही है. तो उस टाइम को बचाने के लिए ही माइंड मैप हम लोग यूज़ करते हैं. सो लेट्स गेट आवरसेल्फ स्टार्टेड. इनफैक्ट मैंने एक सेशन बनाया था एसिड बेसिस का चीट शीट, तो वो भी आप जाके देख सकते हो. दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू कवर द इंटायर चैप्टर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, और वो भी आपके एग्जाम्स के टाइम पे बहुत काम आता है, स्पेशली जब आप लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होगे. अभी से इफ यू प्रिपेयर दोज नोट्स तो लास्ट तक जाते जाते सिर्फ रिविजन प्रैक्टिस यू विल बी थरो विद एवरी बिट ऑफ थिंग. और लास्ट में भाई आप उन तो सभी कर लेगा. जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना भाई, दैट विल बी सुपर हाई. Okay guys, on that note, without doing more delay, let's start with mind maps of metals and non-metals. But schedule of week देख लेते हैं. So Wednesday को हम लोग कर चुके हैं VIP series, reactivity series in ionic compounds. अगर आपने नहीं देखा है तो हमने very important questions को यहाँ पर लिया है of this chapter. Super important. Then we did additional practice paper 1 hour. Additional practice paper जो CBSE ने दिए थे हमने chemistry portions में उसको उठाया है. And you will going to find more challenging questions. जो एडिशनल क्वेश्चंस आए हैं ये आपके सीबीएसई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि कई बार बोर्ड्स के अंदर एज इट इज़ वहाँ से क्वेश्चंस उठा के दे देते हैं. तो एडिशनल वाले जो क्वेश्चंस आए हैं ना सीबीएसई की तरफ से, दे आर मोर चैलेंजिंग एंड डिफरेंट फ्रॉम योर एनसीईआरटी पैटर्न. जो भी एक तरह के क्वेश्चंस आप लोग एनसीईआरटी में देखते हो ना, उससे थोड़ा हटकर है. नाउ सीबीएसई का कार्बोनाइट्स कंपाउंड. यस, ब्लूप्रिंट इंट्रो हम लोग स्टार्ट करें कार्बोनाइट्स कंपाउंड एंड इट्स लिटरली अ बेस. ये चैप्टर का जो फाउंडेशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पर क्रिएट होगा. दैट इज इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो इफ यू हैव मिस्ड एनी सेशन ऑफ दिस सो डू चेक इट आउट. फाइन, ओके जी. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कईयों को ये बात पता नहीं होती है एंड पीपल इग्नोर. सबको लगता है कि अरे यार एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, एक्टिविटीज़ तो आती नहीं है पेपर में. बट भाई और बहनों, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर फॉर यू. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और आप अगर सेशन जाके देखोगे तो आपको मैंने वहाँ पे मेंशन करा है कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है. राइट, सो दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर इंटेक्स क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस. माइंड मैप that we are doing. And okay, लास्ट 5 महीने वाला जो प्रैक्टिस है, यहाँ पे मैं बुक्स के बारे में बात करूँगी कि आप कौन से बुक्स को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अब आप लोग अपना ऑलमोस्ट सिलेबस फिनिश कर चुके होते हैं. तो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू पिक व्हाट ऑल बुक्स. तो उसकी प्रैक्टिस के लिए, वो लास्ट 5 महीने की प्रैक्टिस के लिए जो आप कर सकते हो, दैट्स व्हाट समथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन. तो ये वाला सेशन तो कतई मिस मत करना. दैट विल बी ऑन संडे 9 PM. बुक्स, रेफरेंस बुक्स, कहाँ से आप लोग नोट्स उठा सकते हो अगर आपने नहीं बनाए हैं तो प्रॉपर नोट्स आप कहाँ से उठा सकते हो, क्वेश्चंस कहाँ से और प्रैक्टिस कर सकते हो, सैम्पल पेपर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. ओके, सो भाई और बहनों, मेहनत कर रहे हैं, साथ में करेंगे एंड
आगे जीतेंगे. So chak de fatte and let's start with a positive motivational dose of the day. Not all positive changes feels positive in the beginning. कई बार ऐसा होता है ना कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, बट बाद में पता चलता है कि नो, that was actually something which good happened to me, but उस समय दुख होता है. वो चेंज हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते. सो जो पहले फील नहीं होता है वो बाद में फील होता है. सो जो भी आपके साथ हो रहा है दैट्स गोइंग गुड. जस्ट अपना हार्ड वर्क लगाते जाओ, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड या यू विल डू गुड. ठीक है. Okay जी, so let's begin with a mind map of metals and non-metals. ठीक है. So metals and non-metals का जब हम mind map या किसी का भी mind map बनाते हैं तो उसकी सारी टॉपिक्स को हम लोग एक साथ कवर करते हैं. लाइक यहाँ पे आपने metals and non-metals की physical properties पढ़ी हैं, वो आप बचपन में भी पढ़ के आए हो. So what you can do, you can create a sheet like this जहाँ पे आप physical properties का एक एक hint डाल रहे हो. High melting and boiling point, then high density, malleable, ductile, good conductor of electricity, they are solids. फिर आपने ऐसे ही यहाँ पे डाल दिया they can be solid, liquids, gases. Non-metals are having low melting and boiling point, non-malleable, non-ductile, poor conductor of heat and electricity. These are things that you've already learned. अब यहाँ पर आप लोग कुछ exceptions लिख सकते हो because that's something which is quite important for you to learn and ये आप ना भूलो फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप यहाँ पे एक नोट लगा के एक्सेप्शंस भी लिख सकते हो वे यू कैन मेंशन मर्करी, वे यू कैन मेंशन गैलियम, सीजियम, राइट, गोल्ड एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, लिथियम हो गया. सो विद अ स्मॉल नोट इन द साइड यू कैन क्रिएट एन एक्सेप्शन वाला पार्ट. एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के MCQ फॉर्म में. नाउ टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो आप एक एक करके जनरल रिएक्शंस लिख लो. जनरल रिएक्शंस इज अ की टू लर्न ऑल द रिएक्शंस. कई बार आप लोग पूछते हो मैम केमिकल रिएक्शंस कैसे याद करें, तो यही एक तरीका है केमिकल रिएक्शंस को याद करने का कि उनके जनरल रिएक्शंस याद कर लो. जनरल रिएक्शन याद होगा तो क्यों नहीं रिएक्शंस आप बना सकते हो भाई. आप लोग क्या फॉर्मूला नहीं पढ़ के आए हो? आपको नहीं पता मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनता है? बैलेंसीज जब आपको पता है, फॉर्मूला बनाना आता है, तो आपको रोक कौन सकता है भाई? तुमको कोई नहीं रोक सकता फॉर्मूला बनाने से. सो यहाँ पे मेटल चाहे सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड बनाओ. बैलेंसिंग करके आना मांगता है बॉस. चाहे तो यहाँ पे एक नोट लगा लो दैट बैलेंसिंग हैज टू बी डन बाय डिफॉल्ट. ठीक है. मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा और ऑक्साइड भी बनाता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा. फिर साइड में एक लिस्ट बना लो छोटी सी कि कौन से मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से हॉट वाटर के साथ, कौन से स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने वाले टॉप के सिर्फ 3 ही मेटल है, सोडियम, पोटाशियम या कैल्शियम. बस ये 3 मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है. जिंक आयरन हो गया है ना, ये आपके रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ. एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड देते हैं, बाकी सब हाइड्रोक्साइड देंगे. प्लस फर्स्ट 2 जो टॉप मेटल्स है पोटाशियम एंड सोडियम, पानी के साथ वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं बिकॉज दे आर ऑन द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. बस उसके अलावा क्या है, इतना सा आप लोग फटाफट से यहाँ पे एक पॉइंटर बना के रिमाइंड करा लो अपने आप को. देन मेटल प्लस एसिड, अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा. अब चाहे मेटल मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, आयरन हो, हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल्स होने चाहिए इन रिएक्टिविटी सीरीज एंड दैट विल गिव यू रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. कोने में कहीं नोट लिख लो कि एसिड HCl है, H2SO4 है तो ये रिएक्शन होगा. HNO3 है तो मैग्नीशियम एंड मैंगनीज एक्सेप्शनल मेटल्स हैं जो कि HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे. इजंट दैट इजी? लास्ट मिनट रिविजन के लिए भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड बनाता है. अगर आपको लगता है कि नो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दो ये आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, तो ये सब ऐड करने का ज़रूरत नहीं है. ऑलराइट, मूविंग ऑन.
टू अदर प्रॉपर्टीज, एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे, बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। भाई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर गया, मेटल पानी के साथ रिएक्ट कर गया, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, मेटल और नॉन मेटल को अगर हम रिएक्ट कराएं तो क्या केमिकल लोचा होगा? सो द केमिकल लोचा विल बी अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नॉट न्यूट्रलाइजेशन, मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड बोले तो आयंस के बीच में बॉन्ड, आयंस कौन से होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, कैटायंस, एनायन। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा, सो दैट समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम मेटल टुवर्ड्स नॉन मेटल एंड दे विल रिजल्ट इनटू ऑपोजिट चार्ज्ड आयंस। ऑपोजिट चार्ज्ड आयन, पॉजिटिव, नेगेटिव. And what kind of force of attraction will there be? Electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction हुआ and that results into ionic compound. They will be very happy. जिसको जो चाहिए था सब मिला, stabilize हुआ, electronic configuration complete हुआ and they results into ionic bond. Ionic bond को और क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो इन चैट बॉक्स। आयनिक बॉन्ड्स को और क्या बोलते हैं, या आयनिक कंपाउंड्स को और क्या हम लोग प्यार से बोलते हैं? ऑलराइट गाइस, तो एक आप छोटा सा एग्जाम्पल अपने लिए बना के रख सकते हो फॉर लास्ट मिनट रिविजन, कि जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नाउ नॉट ओनली दैट, कोरोजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। अगर हम मेटल की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली इफ आयरन कम्स इनटू पिक्चर, तो आयरन का जब कोरोजन होता है तो हम उसे रस्टिंग कहते हैं। सो यू कैन मेंशन दैट रस्टिंग होता है अ टर्म विच इज यूज स्पेसिफिकली फॉर आयरन का कोरोजन। कोरोजन इज अ पेरेंट टर्म, एक मोटा मोटा टर्म है जहाँ पे ये आपको समझाता है कि बॉस अगर एयर, मॉइस्चर, एसिड का अटैक होता है ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल तो वो डिटोरेट होता है, वो खराब होगा, धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा। सो दैट लीड्स टू कोरोजन। कोरोजन इज अ bad thing, it's not good because it harms your economy of the country. Not only economy of the country boss, corrosion harms human life also. सोच के देखो कि एक बड़े से बड़ा ब्रिज अगर गिर जाता है या रेलवे ट्रैक्स टूट जाते हैं तो इकोनॉमी का जो हो रहा है वो हो रहा है, वह ह्यूमन लाइफ भी तो हैम्पर होता है ना, कितना नुकसान होता है। सो इट्स बेटर टू प्रिवेंट इट। अभी प्रिवेंशन का एक लिस्ट बना लो, है ना। द वेज टू प्रिवेंट कोरोजन इज बाय पेंटिंग, बाय ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। टिन क्रोमियम प्लेटिंग हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया। सो यू कैन प्रिपेयर अ लिस्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑल्सो। अगर कोरोजन सिल्वर, कॉपर, आयरन को छोड़ के अगर कोरोजन दूसरे मेटल का हो रहा है तो हमारे लिए एक टर्म यूज करते हैं टार्निशिंग। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर मतलब कोरोजन ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ कॉपर मीन्स कोरोजन ऑफ कॉपर। लेकिन आप कभी भी उन दो मेटल्स के लिए रस्ट एज अ टर्म का यूज नहीं कर सकते। रस्टिंग जो है वो स्पेसिफिकली आयरन के कोरोजन के लिए यूज करते हैं। सो कीप दीज नोट्स इन माइंड, जिसमें आप लोग गलती कर सकते हो इन योर पेपर एंड यू शुड नॉट फॉरगेट दोज पॉइंट्स। नाउ बेस्ड अपॉन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स वी कम टू द एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? सबसे पहले मिनरल्स की बात करते हैं, ओर्स की बात करते हैं, मेटलर्जी की बात करते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं वो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विच आर एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, है ना। हम लोग उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरली फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, दोज आर मिनरल्स। नाउ ओर्स क्या होते हैं? वो मिनरल्स जिनमें से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, इजीली, और वही वाले मिनरल्स हमारे लिए ओर कहलाते हैं। तो क्या ये बोलना सही होगा ऑल मिनरल्स आर ओर्स बट ऑल ओर्स आर नॉट मिनरल्स? ऑल मिनरल्स आर ओर्स बट ऑल ओर्स आर नॉट मिनरल्स। क्या ये बात सच है? ट्रू और फॉल्स? Come on guys, you have to tell me this in the chat box. What I said is true or false. चलिए let's moving on. Series of metals in decreasing order. इसके लिए मैं आप लोगों को एक टिप दे देती हूँ, यहीं पर ही सुन लो ध्यान से।
जब भी आप लोग अपना आंसर स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हो बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड में, ट्राई दिस आउट। जब आप लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो 15 मिनट का, तो उस समय आप जब क्वेश्चंस देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि बॉस रिएक्टिविटी सीरीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है या नहीं। बट ट्रस्ट मी गाइज, एवरी ईयर जितने क्वेश्चंस आते हैं, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज बेस्ड होता है, तो आपको इसकी ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। सो नाउ एज यू ओपन योर आंसर स्क्रिप्ट एंड यू स्टार्ट राइटिंग, तो सबसे पहले पीछे जाके रफ वर्क में रिएक्टिविटी सीरीज लिख डालो, जिससे कि जब आप अपने आंसर सॉल्व कर रहे हो, यू कैन डायरेक्टली गो देयर, टेक अ हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज एंड मूव ऑन। बीच पे फ्लो ब्रेक करना इज़ नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड, ठीक है, क्योंकि आप एक मोड में होते हो, एक जोन में होते हो अपने, तो उस फ्लो को ब्रेक करना इज नेवर एवर फ्रूटफुल फॉर यू गाइस। ओके जी, सो नाउ एज यू हैव रिएक्टिविटी सीरीज, इसके बेसिस पे मेटलर्जी आती है। मेटलर्जी बोले तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई तो प्रोसेस चाहिए ना, ऐसे तो है नहीं कि भाई धो दो और घिसते 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 मेटल्स बाहर निकाल लेंगे। कोई ये अलादीन का चिराग थोड़ी है। सो फॉर दैट वी रिक्वायर अ प्रॉपर टेक्निक, वी रिक्वायर अ प्रॉपर प्रोसेस, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी होता है 3 सिंपल स्टेप्स। पहला इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन बोले तो एनरिचमेंट ऑफ ओर, जिसमें हम लोग साफ सफाई करते हैं, गैंग पार्टिकल्स रिमूव करते हैं। दूसरा स्टेप है उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर में से, साफ ओर में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होता है बेस्ड अपॉन जो भी हम टेक्निक यूज कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अगर मेटल हाई रिएक्टिविटी का पार्ट है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन टेक्निक का यूज करना पड़ता है। नाउ इफ इट्स अ मेटल ऑफ अ मीडियम रिएक्टिविटी, तो इनका एग्जिस्टेंस होता है नेचर में इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट और सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर है तो इसका कैल्सिनेशन करोगे, सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग करोगे। रोस्टिंग बोले तो एक्सेस ऑफ हीट प्रोवाइड करना इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांगली हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग हीटेड बट इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे आपने इनका रोस्टिंग कैल्सिनेशन करा, यू गेट एन ऑक्साइड। क्योंकि कार्बोनेट और सल्फाइड्स में से ऑक्साइड सीधा मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें मतलब घूम के आना है कि भाई पहले इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, और जब ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए तो इनमें से मेटल्स को टक से निकाल लो, है ना, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लो। Once they are into oxide of metal, इसमें reducing agent का डालो तड़का and the metal will be extracted। जैसे मेटल बाहर निकल रहा है भाई, अभी भी ये प्योर नहीं है, अभी भी तुम इसको बेच के पैसा नहीं कमा सकते हो, इसको रिफाइन करना मांगता है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड बाय अ टेक्निक कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, देन यू विल गेट अ प्योर मेटल। अगर मेटल लो रिएक्टिविटी का पार्ट है, इन दैट केस लो रिएक्टिविटी का पार्ट है तो वो सल्फाइड में होता है या ऑक्साइड में होता है, ठीक है। अगर ऑक्साइड में है, आई होप इट इज विजिबल, अच्छा ऑक्साइड में, ठीक है, अगर ऑक्साइड में है, इन दैट केस आपको सिर्फ उसको हीट करना है एंड मेटल विल बी आउट। तो सिंपल हीटिंग प्रोसेस विल वर्क, डायरेक्ट हीटिंग, कोई से अप्पा नहीं है यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का। लो रिएक्टिविटी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का मज़ा ही यही है, मेहनत ही नहीं है, मेटल आराम से बाहर निकल आते हैं क्योंकि उनका एफिनिटी इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि वो लो रिएक्टिव हैं, तो आराम से तोड़ सकते हैं उसको। नाउ इफ़ दे आर इन सल्फाइड और वही पुराना तरीका, ओल्ड स्कूल मेथड, रोस्टिंग मारो, रोस्टिंग मतलब हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, मेटल बाहर, ऑक्साइड मिलते हीट करो, मेटल बाहर, दैट्स इट। नो रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल्स, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट वी हैव लर्न। तो जितने भी आपके मेथड्स है ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल ऑफ मेटलर्जी, वो रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करते हैं। सो अगैन रिएक्टिविटी सीरीज इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट।
आपके फर्स्ट चैप्टर से काम आ रही है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी सीरीज चाहिए, एसिड्स एंड बेसिस के लिए रिएक्शन जब आप करते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज जब आप पढ़ते हो उसकी, तब आपको रिएक्टिविटी सीरीज चाहिए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर भी आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज चाहिए। तो ओवरऑल आपको रिएक्टिविटी सीरीज से तो पीछा नहीं छूटने वाला है। सो जब भी आंसर्स लिखने का आपको टाइम मिलता है इन योर बोर्ड एग्जाम्स और प्री बोर्ड एग्जाम्स, डू फर्स्ट मेंशन रिएक्टिविटी सीरीज एट द एंड ऑफ योर आंसर स्क्रिप्ट। दैट्स अ टिप फ्रॉम माय साइड, ठीक है, दैट्स अ टिप, ले लो। Alright guys, so I hope this mind map worked for you and you can make this mind map. आप screenshot ले सकते हो, make it on your own and you will gonna love it by the end of your preparation. जब आप लोग बिल्कुल एग्जाम देने जा रहे होगे तो आप लोग को लगेगा, तब समझ में आएगा कि हाँ, रचिता मैम ने बहुत सही कहा था, चीट शीट्स माइंड मैप इतना टाइम बचाती हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड गाइस। इफ यू वांट मोर माइंड मैप्स एंड चीट शीट्स फ्रॉम माय साइड, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड फिर मिलेंगे चलते चलते। This is me, Rashida Sachdeva. Signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy always. And फिर मिलेंगे चलते चलते. Bye. Take care.